कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम बात कर रहे थे इम्यूनोलॉजी, जो कि है आपकी 5th यूनिट। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद हमने बात करी एंटीजन, जो बाहर से वाला हमारे शरीर के अंदर आता है वो एंटीजन होता है। उसके बाद एंटीजन के ऊपर प्रतिजन निर्धारक होते हैं, एंटीजन के क्या सामान्य लक्षण होने चाहिए। उसके बाद हमने बात करी एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी के प्रकारों के बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी प्रतिजन प्रतिरक्षी की प्रतिक्रिया के बारे में। उनके अंदर हमने बात करी थी अवक्षेपण, स्कंदन, तटस्थीकरण, ऑप्सोनाइजेशन, इन सारी अभिक्रियाओं की हमने बात करी थी। अब आज हम बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, आपकी मैक्रोफेजेस होती हैं, डेंड्राइटिक्स जिनके जो टेंटिकल्स निकल रखे हैं, ऐसी सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स होती है। महत्वपूर्ण जिसके ऊपर आपकी ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम काम करता है वो है बी सेल्स, टी सेल्स, जिनका ये सारी क्या है, ये आपकी इम्यून सिस्टम की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल, बी सेल्स, टी सेल्स। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, जो स्टेम सेल होती है हमारी, जर्म लाइन सेल जो होती है, उसके अंदर से प्रोजिनेटर होते हैं, जो प्रजनक होते हैं, कोशिका का जो उद्भव करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइलोइड प्रोजिनेटर और दूसरे होते हैं लिम्फोइड प्रोजिनेटर। किससे निकलते हैं? वो हमारी स्टेम सेल से निकलते हैं। तो क्या निकलेगा? सबसे पहले माइलोइड प्रोजिनेटर, ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाता है। क्या बनाता है? प्रथम सुरक्षा कवच कौन बनाता है? हमारा माइलोइड प्रोजिनेटर। उसके अंदर कौन कौन सी सेल आती है आपकी? सबसे पहले डेंड्राइटिक सेल आती है, उसके बाद आते हैं तो मैक्रोफेजेस आते हैं, उसके बाद आती है तो मोनोसाइट्स आती हैं और न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ये सब क्या है? माइलोइड प्रजनक जो हैं, जो माइलोइड जो जर्म लाइन है उससे जो सेल्स बनती है वो कौन कौन सी है? डेंड्राइटिक, मैक्रोफाजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये सारा क्या है? माइलोइड प्रोजिनेटर। अब है लिम्फोइड प्रोजिनेटर, जो स्टेम सेल से निकलता है। वो 3 टाइप की कोशिका बनाता है। एक बनाता है नेचुरल किलर सेल, एनके सेल जिसको बोलते हैं, वो क्या है? नेचुरल किलर सेल्स। और एक टी सेल्स और बी सेल्स। तो ये जो है डेंड्राइटिक से लेके नेचुरल किलर सेल्स, ये आपका प्रथम सुरक्षा कवच है कि जैसे आपके शरीर में एंटीजन आया तो तुरंत ये उसकी तरफ जाएंगे और उसको खत्म कर देंगे अपनी तरफ से। लेकिन अगर वो एंटीजन इस प्रकार का है जो इन कोशिकाओं से समाप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको एंटीबॉडी की आवश्यकता होगी और उसके लिए आपको क्या होगा? ऐसे इम्यून सिस्टम की आवश्यकता होगी जो डेवलप करते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। अब देखिए इनका टी सेल्स और बी सेल्स का उद्भव कैसे होता है। तो जो हमारा शरीर के अंदर अस्थि मज्जा है, अस्थि जो बोन होती है, हमारी हड्डी होती है, उसके अंदर जो द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसके अंदर क्या होता है? हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है जो रक्त बनाती है, रक्त की कोशिकाएं जो बनाती है वो हीमोटोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। उससे क्या होता है? आपके लिम्फोइड प्रजनक या लिम्फोइड प्रोजिनेटर निकलते हैं। तो जो बी सेल होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? उसका उद्भव तो अस्थि मज्जा में ही होता है। लेकिन जो टी सेल होता है उसका उद्भव थाइमस में होता है। कहाँ होता है? थाइमस में होता है। तो जो बी सेल का डेवलपमेंट है वो यहां से निकलकर सीधा बाहर निकलती है, जबकि अस्थि मज्जा से लिम्फोइड प्रोजिनेटर थाइमस में जाता है और थाइमस से टी सेल बनती है। जैसे ही एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो जो बी सेल होती है वो क्या करती है? एंटीबॉडी रेस्पॉन्स देती है, और जो टी सेल होती है वो टी सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स देती है कि इसका इम्यून सिस्टम अलग है और इसका इम्यून सिस्टम अलग है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक आपका हीमेटोपोएटिक टिश्यू होता है, एक थाइमस होता है और पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर आपकी बी सेल और टी सेल पाई जाती है। उद्भव कहाँ से? अस्थि मज्जा से, दोनों का। लेकिन ये बनती है थाइमस में टी सेल, टी से थाइमस, टी से टी सेल, और बी से बोन मैरो और बी से बी सेल। और दोनों किससे उद्दीपित होती है या प्रेरित होती है? एंटीजन से प्रेरित होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बी सेल्स या बी कोशिकाओं की। किसकी? बी सेल्स या बी कोशिकाओं की। तो जो बी कोशिकाएं होती है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? अस्थि मज्जा से। और इसका विकास भी कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
दोनों चीजें इसकी कहाँ हो रही है, उत्पत्ति भी कहाँ हो रही है, अस्थि मज्जा में, और विकास भी कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में। और अभी आपको मैंने क्या बताया था, टी सेल की उत्पत्ति कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में, लेकिन उसका विकास कहाँ होता है, थाइमस में। इस बी सेल की क्या क्या कार्य हैं, सबसे पहला कार्य है जो इसके जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, एंटीजन प्रतिजन निर्धारक जो होते हैं, एंटीजन एपिटोप जो होते हैं, उसको अपनी तरफ आकर्षित करके उससे बंधन बनाते हैं। कौन, इसके इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर। उत्तरोत्तर विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बनाती है, प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती है, जो आगे जाके क्या करती है, प्लाज्मा कोशिकाएं विशिष्ट टाइप की एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उसके बाद इनका एक और गुण है कि एक बार जो एंटीजन आया उससे प्लाज्मा कोशिका से एंटीबॉडी बना के उसको नष्ट कर दिया या उसके प्रभाव को खत्म कर दिया, उसके साथ साथ एक स्मृति कोशिका भी बनाती है। स्मृति कोशिका किस लिए, कि वो स्मृति कोशिका बनेगी तो अगर जब वो एंटीजन वापस आपके शरीर में आएगा तो वापस उसके लिए आपकी जो कोशिका है उसको प्लाज्मा कोशिका पैदा नहीं करनी पड़ेगी, उन्हीं स्मृति कोशिकाओं से एंटीबॉडी जनरेट हो जाएगी। यह प्रतिजन प्रक्रमण मतलब एंटीजन का आपके शरीर में प्रोसेस होना, और दूसरा टी सेल की जो कोशिकाएं हैं, टी कोशिकाएं, उनको भी एक्टिव करने का काम कौन करता है, बी सेल्स। क्या क्या कार्य हैं इसके, कि जो इसके इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर हैं वो इसके प्रतिजन निर्धारक से बंधन बनाते हैं, किसके, एंटीजन के। उसके बाद क्या क्या करती है, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है जो एंटीबॉडी जनरेट करता है, स्मृति कोशिका का निर्माण करती है जो बाद में कभी उसी एंटीजन से आपके शरीर में आक्रमण हो तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए। उसके अलावा एंटीजन प्रोसेसिंग मतलब बहिर्जात और अंतर्जात, और उसके बाद टी कोशिकाओं के द्वारा एंटीजन को उद्दीपित करती है। बी कोशिका जो होती है वो एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने पर एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए प्लाज्मा कोशिका में विभेदित हो जाती है, इकट्ठी होगी, विभाजन होके और बड़ा सा कोशिका बनेगी जिसको प्लाज्मा कोशिका कहते हैं, और वो उसके बाद क्या होगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाएगा। तो ये एक तरीके से परिपक्व बी सेल है। इसके जो ऊपर ये जो लगा हुआ है इसको बीसीआर बोलते हैं, मतलब बी सेल रिसेप्टर। मैंने आपको बताया था जो इसका इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर है वो क्या है, इसका बीसीआर। ये क्या करता है, यहाँ पर एंटीजन को बाइंड करता है। क्या करता है, एंटीजन को बाइंड करता है। तो जैसे ही एंटीजन शरीर के अंदर आता है तो ये दो चीजों में विभक्त हो जाता है, एक प्लाज्मा सेल और एक मेमोरी सेल। तो जो प्लाज्मा सेल होती है वो उसका क्या काम होता है, एंटीबॉडी जनरेट करना, लेकिन जो मेमोरी सेल होती है वो क्या करती है, वो उस टाइम कुछ काम नहीं करेगी, लेकिन जो एंटीजन होगा जब वो बाद में शरीर में प्रवेश करेगा तब प्लाज्मा सेल का निर्माण नहीं होगा, यही स्मृति कोशिका जो होगी वो एंटीबॉडी रिलीज कर देगी। आगे बात करें जो मेन जहां से इसकी उत्पत्ति होती है वो है बी लिम्फोसाइट। क्या है, बी लिम्फोसाइट। तो ये बी लिम्फोसाइट जो होती है ये कहाँ उपस्थित होती है, आपकी अस्थि मज्जा में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है, अस्थि मज्जा में, जिसमें क्या होता है, यह लिम्फोइड स्टेम सेल से बी कोशिका में विभेदित होती है। किससे, लिम्फोइड प्रोजिनेटर जो बनते हैं, जो प्रजनक जो बनते हैं उससे किसमें बदल जाती है, ये बी कोशिकाओं में बदल जाती है। बी कोशिकाएं क्या करती है, परिपक्व होकर अपने सतह पे विशिष्ट प्रतिजन रिसेप्टर को पैदा कर देती है कि जहां पर आकर आपका प्रतिजन आके बाइंड होगा। बीसीआर की जो मैंने बात करी थी वो यही है, विशिष्ट प्रतिजन रिसेप्टर का उद्भव होता है जिसके कारण प्रतिरक्षा के लिए वह सज्ज हो जाती है, मतलब आपके शरीर को बचाने के लिए वह तैयार हो जाती है। अब जो ये कौन है, ये परिपक्व, लेकिन जो इमेच्योर है, जो अपरिपक्व बी कोशिका है, उसके जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई एफिनिटी वाले होते हैं, मतलब उच्च आकर्षण वाले होते हैं। तो आपके शरीर में भी कोई पार्टिकल ऐसा होगा उसको भी ग्रहण करके उससे बंधन बना लेती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या जो आपके शरीर के अंदर क्या होता है वो अपरिपक्व ही रह जाती है, वो आगे जाके मैच्योर नहीं होती है। इससे क्या होता है, जो बी लिम्फोसाइट जी है जो काम करती है, इससे क्या होता है, इस प्रक्रिया से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है वो कम हो जाती है। किससे, बी लिम्फोसाइट से। तो ये मेन उद्भव का कारण है किसका, बी कोशिकाओं का। इसी से ही बी कोशिकाएं बनती है। बी लिम्फोसाइट किससे बनती है, स्टेम सेल से बनती है। स्टेम सेल से बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट से बी सेल्स। ठीक है, ये एक लिस्ट है।
स्टेम सेल, बी लिम्फोसाइट, देन बी सेल्स, और इसके ऊपर क्या होता है आपका विशिष्ट प्रतिजन रिसेप्टर, जिससे वह प्रतिरक्षा के लिए तैयार हो जाता है। आगे बात करते हैं कि जो अपरिपक्व बी कोशिकाएं होती है उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर आईजीएम रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? आईजीएम। जबकि जो परिपक्व होती है उसकी जो सतह होती है उसके ऊपर आईजीएम तथा आईजीडी अणु पाए जाते हैं। कौन कौन से? आईजीएम तथा आईजीडी। आईजीएम तथा आईजीडी जो दोनों होते हैं वो प्रतिजन के लिए रिसेप्टर का कार्य करते हैं। मतलब शरीर में प्रतिजन आया तो उसको आकर्षित करने का कार्य कौन करेंगे? आईजीएम तथा आईजीडी। तो बी कोशिकाओं में जो आईजीजी है उसका एफसी भाग, मैंने आपको एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर समझाया था, उसके अंदर दो भाग बताए थे, एक एफसी भाग और एक एफएबी भाग। एफसी भाग जो उसका स्थिर भाग होता है और जो एफएबी भाग होता है वो उसका अस्थिर भाग होता है, जो परिवर्ती होता है। लेकिन जो स्थिर भाग होता है वो कहाँ धसा हुआ रहता है? आपके बी सेल की सतह के अंदर। और जो आपका पूरक तंत्र है उसका C3 कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी किसके अंदर धसा हुआ रहता है? आपकी बी कोशिकाओं के अंदर धसा हुआ रहता है। उसके बाद अब बात, ये तो मैच्योर बी सेल हो गई। अब जो स्मृति कोशिका है उसकी जो सतह होती है उस पर तीन चीजें होती है, आपका आईजीजी, आईजीडी और आईजीई। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके आपको इम्यून रिस्पॉन्स देगी, अभी नहीं देगी। आगे जब वापस एंटीजन आपके शरीर में आएगा तब वह जाके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स देगी। जो बी कोशिकाएं होती है इन रिसेप्टर्स के अलावा उसके अंदर कुछ और चीजें भी होती है जो एंटीजन को बाइंड करने में हेल्प करती है। वो है एमएससी क्लास 2, B7 तथा CD40 उसको बाइंड करने में हेल्प करती है। अब हम बी सेल का एक्टिवेशन देखते हैं कि बी सेल की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में हो गई, उसके बाद में वह परिपक्व भी हो गई, लेकिन वह एक्टिव कैसे होता है? तो जैसे ही आपके शरीर में वायरस एंटर हुआ तो वो क्या करेगा? एक तरीके से जो उसके टॉक्सिन्स हैं या प्रोटीन है वो एंटीजन का कार्य करेंगे। ये एंटीजन कहाँ जाएंगे? रिसेप्टर्स के ऊपर, एंटीजन बाइटिंग रिसेप्टर्स जो बी सेल्स के हैं वहां पर जाकर वो बाइंड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो आपकी बी सेल होगी वो कैसी होगी? एकदम एक्टिव हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो वो तैयार होते ही क्या करती है? एक लिम्फोब्लास्ट का निर्माण करती है, मतलब बड़ी हो जाती है और विभेदित होकर बहुत सारा एकदम से डिवीजन चालू कर देगी और एक बड़ा सा पुंजक बना लेगी। ये पुंजक आगे जाके दो कोशिकाओं में बढ़ता है, एक बनती है आपकी स्मृति कोशिका और दूसरी आपकी परिपक्व बी सेल्स। ये बी सेल्स क्या करती है? आगे जाकर प्लाज्मा कोशिका में विभेदित होती है और ये प्लाज्मा कोशिका क्या करती है? अपने अंदर से एंटीबॉडी जनरेट करती है और यही एंटीबॉडी आगे जाकर उन एंटीजन से प्रतिक्रिया करती है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसका जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देती है। तो ये एक तरीके से पूरी एक साइकिल है जिसे हम बी सेल एक्टिवेशन कहते हैं। जैसे ही एंटीजन अंदर आएगा वो बी सेल को एक्टिव कर देगा। तो आज हमने बात करी कि हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम की सेल्स है उसके बारे में कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है और उसके बाद का डिफेंस क्या है। उसके अंदर सबसे पहले हमने बी लिम्फोसाइट की बात करी, बी सेल्स की बात करी। अगले लेक्चर में हम टी सेल्स की बात करेंगे। थैंक यू।